हम पास्ट पेपर 2015 का उसका एनालिसिस कर रहे थे, उसे ब्रीफ और डिस्कशन कर रहे थे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है और हमारे पास है पास्ट पेपर 2015 का। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन है कि बेस्ड इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का बेस्ड इंडिकेटर डस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, रस्ट या लीड। लीड जो है वो एक मेटल है और वो मेटल जो है एलिमेंट है, मेटालिक एलिमेंट जो है बेस्ड इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर की जो पॉल्यूशन है उसके लिए। कार्बन फैमिली मोनो का डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर से खारिज होती है वो बहुत सबसे ज्यादा। और वो सल्फर डाइऑक्साइड वो जो कार की बैटरी से रिलीज होती है वो बहुत एयर पॉल्यूशन में और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में बहुत डेंजरस होती है। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है कि कौन सी गैसेस कार्बन फैमिली की जो है वो खतरनाक होती है, तो वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड जो कार से रिलीज। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस जो है, अगर लाफिंग गैस पे आता है तो रस्ट जो है, रस्ट लोहे को आयरन को लगती है। और डस्ट जो है वो हमारे एनवायरमेंट में। तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो है लीड। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 20 नंबर 1। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू का कौन सा फंक्शन है ये फ्रॉम फॉलोइंग जो कि नर्व टिश्यू का फंक्शन है? पहले तो हमें पता है कि नर्व का काम क्या होता है। नर्व का काम है मैसेज को ट्रांसफर करना। उसमें हम नर्व देख कर आए थे कौन सी। मेनली जो है वो 3 टाइप ऑफ नर्व थी। कौन सी थी वो? मोटर नर्व थी, सेंसरी नर्व और मिक्स्ड नर्व, जिसको हम अफरंट, इफरंट एंड मिक्स के नाम से ये हम डिस्कस करके आए हैं। हमें टाइम बचाने के लिए आगे चलेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल, ये भी आपने हमने डिस्कस किए हैं। आप ये इसको नोट करें। तो अब देखते हैं कौन सा फंक्शन है जो नर्व का है और कौन सा नहीं है। कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब है कि एक जगह से वो मैसेज जो है दूसरी तरफ ट्रांसमिट हो। कोई भी एक चीज एक जगह से दूसरी जगह से दूसरी तरफ ट्रांसमिट हो तो उसको कहते हैं कंडक्शन। तो ये तो नर्व का फंक्शन है, क्योंकि एक नर्व सेल मैसेज ट्रांसफर करता है दूसरे नर्व सेल में। दूसरा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है एक दूसरे से मिलके चलना, इंटीग्रेट करना। कोई भी चीज हो वो एक दूसरे से शेयर करना, तो इंटीग्रेशन जो है एक दूसरे से उनके मैसेज ट्रांसमिट होते हैं। तो ये भी करेक्ट है। उसके अलावा ऑप्शन बी है कंट्रेक्शन। तो कंट्रेक्शन जो है वो मसल टिश्यू का काम है, नर्व टिश्यू कंट्रैक्ट नहीं होते। नर्व टिश्यू जो है कंडक्शन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं और कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बाहमी ताल्लुक जो हो एक दूसरे के साथ, कोऑर्डिनेशन तो वो भी नर्व का टिश्यू का होता है। एक टिश्यू दूसरे को, दूसरा दूसरे को, इस तरीके से ब्रेन तक और ब्रेन से फिर वापस डिजायर जो लोकेशन है वहां तक मैसेज पहुंच जाता है। तो कंट्रेक्शन, कंडक्शन, इंटीग्रेशन, ये तीनों फंक्शन है नर्व के। मगर यहाँ पे सवाल है कि कौन सा नहीं है। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नर्व टिश्यू? तो कंट्रेक्शन, कंट्रेक्शन और रिलैक्सेशन ये मसल टिश्यू का काम है। जो हमारी मसल्स हैं उसमें कंट्रेक्शन होती है, टाइटनिंग होती है, शॉर्टनिंग होती है, लेंथनिंग होती है, बढ़ जाती है मसल, रिलैक्स हो जाती है, फिर वो कंट्रैक्ट हो जाती है। तो ये जो कंट्रेक्शन वाला ऑप्शन है, अगर यहाँ पे सवाल होता है कि व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मसल टिश्यू फ्रॉम फॉलोइंग, तो हम इन सबसे करेक्ट ऑप्शन जो होता है हमारा कंट्रैक्शन होता है। क्योंकि मसल टिश्यू में कंट्रैक्शन भी होती है, लेंथनिंग होती है, शॉर्टनिंग होती है, टाइटनिंग होती है। ये क्यों होती है? ये जो है हमारी मूवमेंट पे डिपेंड करता है। और दूसरा हमारी प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम इन अवर मसल, उस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 22। विच टाइप ऑफ वर्म काज द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? अब विच आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, हुकवर्म जो होते हैं वो ब्लड सक करते हैं। और हुकवर्म में कौन आता है? जो है वर्म एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनली, ये ड्यूडिनम में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं हुकवर्म। उनके उनके पास हुक होता है उनमें। हुक क्या करते हैं उससे, हुक से, अच्छा, जिस तरीके से फीमेल मॉस्किटो ब्लड सक करती है इस तरीके से एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनली जो है हुकवर्म का जो है वर्म, वो क्या करते हैं?
अपने हुक से ब्लड सक करती है। और वो कौन करती है? फीमेल करती है। फीमेल कब करती है? जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो उसे प्रोटीन की ज्यादा नीड होती है। तो इस तरीके से वो जो है हुकवर्म ब्लड को सक करते हैं और सक करके अपनी डिजायर न्यूट्रिशनल नीड पूरी करते हैं। जब हमारी बॉडी से बच्चों में ऑलमोस्ट ये जो हुकवर्म होते हैं, फिर उनमें ज्यादा ब्लड जब वो सक करते हैं, तो उसकी वजह से ब्लड की कमी हो जाती है। और वो कौन सी होती है? आयरन डेफिशिएंसी। आयरन मीन्स जो ब्लड, रेड ब्लड सेल की डेफिशिएंसी होगी, तो अल्टीमेटली आयरन की बॉडी में डेफिशिएंसी होगी। एक अंदाजे के मुताबिक जब एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनली एंड नेक्टर अमेरिकनस, ये दोनों कॉमन हुक्माम के किस्म में, दो स्पीशीज जो मोस्ट कॉमन है, ये 0.2 ml जो है वो ब्लड, 0.2 ml से 0.15 ml ब्लड जो है लॉस करती है पर डे। पर पर डे पे जो ब्लड सक करती हैं ये, तो 0.2 ml टू 0.15 ml। तो ये हुक्म से कौन से टू कॉमन स्पीशीज है? एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनली एंड नेक्टर अमेरिकनस, ये। और ये क्या करती हैं? ब्लड जब सक करती हैं, तो ब्लड की अल्टीमेट बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है। देखिए हमारे पास चार यहाँ पे कॉमन इंटेस्टाइनल वर्म्स के नाम दिए हुए हैं: थ्रेड वर्म्स, राउंड वर्म्स, टेप वर्म्स एंड हुक वर्म। अब देखिए कॉमन राउंड वर्म में कौन सा होता है वर्म? एस्केरीज लम्ब्रिक्वाइड। मोस्ट कॉमन जो है इंटेस्टाइनल वर्म ह्यूमन में जो होता है, वो होता है एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइड। ह्यूमन राउंड वर्म भी इसे कहते हैं। उसके अलावा टेप वर्म है। टेप वर्म जो है इन्फेक्शन से मोस्ट कॉमन होता है। उसकी दो कॉमन स्पीशीज है उसकी भी, टेप वर्म की। पोर्कवर्म, पोर्कवर्म का साइंटिफिक नाम है टीनिया सोलम, टीनिया सोलम। और बीफ वर्म, बीफ वर्म का जो साइंटिफिक नेम है वो है टीनिया सजेनेटा। टीनिया जो है वो स्पेशी जीनस है, और सोलम और सजेनेटा जो है उसकी दो स्पीशीज हैं। टेप वर्म की कॉमन दो स्पीशीज। ये मोस्टली टेप वर्म उनमें होता है जो सुअर का गोश्त या फिर बीमार जानवरों का गोश्त जो है वो यूज करते हैं, तो उनमें ज्यादा लोगों में ये पाए जाते हैं। यूरोप में इसकी ज्यादा केसेस होते हैं एस्केरिस के। और एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनली के हमारे पास पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट में, एशिया में केसेस होते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन पहले आ चुका है, लिम्फेटिक फिलेरियासिस। फिलेरियासिस पे आ चुका है कि इसका फिलेरियासिस का जो कॉमन सिम्टम होता है वो कौन सा होता है? तो फिलेरियासिस का जो कॉमन सिम्टम होता है वो होता है एलिफेंटियासिस। आपने कभी यूट्यूब पे या फिर नेट पे, सोशल मीडिया पे कभी ऐसी तस्वीर देखी होगी, कोई ऐसा पेशेंट हो जिसकी टांग जो है थाई की, थाई से लेकर बहुत सूजी हुई होती है, हाथी की तरह बड़ी टांग हो जाती है, बड़ी सूज जाती है, टिश्यू जो होते हैं वो इन्फ्लाम हो जाते हैं और वो फ्लूइड फिल्ड हो जाता है। उस कंडीशन को कहते हैं एलिफेंटियासिस। फिलेरियल वर्म, फिलेरियल वर्म जो है नेमाटोड है, नेमाटोड वर्म है, जो इसका फैमिली नेमाटोड से बिलोंग करता है। फिलेरिया उस वर्म का नाम है। और ये मोस्टली जो है पाया जाता है, जैसे अफ्रीकन रिवर है बहुत सारे, तो उनके बैंक किनारों पे। और इसका जो काजेटिव एजेंट है उसका नाम है वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी। Wucherera bancrofti is the causative agent। प्रोटोजवान है ये, हेलमिंथिक प्रोटोजवान, उससे फैमिली से बिलोंग करता है, किससे? नेमाटोड से। उसे डिजीज को कहते हैं फिलेरियासिस। लिम्फेटिक जो वेसल्स हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं ये। और इसका कॉमन सिम्टम है एलिफेंटियासिस। क्वेश्चन नंबर 23, ऑल आर सॉइल मीडिएट इन्फेक्शन एक्सेप्ट। सारे सॉइल में मिलते हैं, हुकवर्म भी सॉइल में, टेपवर्म भी, राउंडवर्म भी जो है वो सॉइल में मिलते हैं, मगर वेबवर्म जो है वो सॉइल में नहीं मिलते। सॉइल ट्रांसमिटेड एलिमेंट्स जो है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, फॉलोइंग आर साइन ऑफ लेबर। नीचे वालों में से फॉलोइंग जो है वो सारी लेबर की साइन है। जैसे हम स्टेजेस ऑफ लेबर देखते हैं, तो उसमें जो है फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? पेन, डायलेशन ऑफ सर्वेक्स, देन डिलीवरेंस ऑफ बेबी, देन डिलीवरेंस ऑफ प्लेसेंटा, और उसके बाद रिकवरी फेज।
चौथा फेज जो होता है स्टेज, वो रिकवरी फेज होता है, जब जिसमें ऑक्सीटोसिन जो है रिलीज होती है, स्टिमुलेशन होती है, और फिर वो लैक्टेशन जो पीरियड जो है उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो देखें, तो पेनफुल यूट्राइन कंट्रैक्शन, लेबर पेन जिसकी वजह से होते हैं, पेनफुल यूट्राइन कंट्रैक्शन की वजह से, वाटरी वजेनल डिस्चार्ज, तो वाटरी वजेनल डिस्चार्ज भी लेबर की साइन है, वो भी होते हैं। शो भी जो है वो इसकी स्टिकी जेली लाइक पिंक म्यूकस रिलीज होती है विजेनल बिफोर डिलीवरी, तो वो भी साइन है लेबर की। देन डिसेंट ऑफ फीटल, फीटल जो है बच्चा जो है वो नीचे आना और वो डिलीवर होना, ये खुद लेबर है, लेबर की निशानी नहीं है, साइन नहीं है, ये खुद लेबर की एक स्टेज है जिसमें वो बच्चा पैदा हो रहा है। तो इट इज द ड्यूरेशन ऑफ लेबर, लेबर की ड्यूरेशन, बच्चे की डिलीवरेंस, बच्चे का पैदा होना, डिसेंडेड, ये साइन नहीं है, ये ड्यूरेशन और वो है लेबर का, जब लेबर का प्रोसेस हो रहा होता है। The nursing management of cancer patient receiving chemotherapy including all except, ये क्वेश्चन हमारा 2017 में भी आ चुका है, सेम क्वेश्चन एज इट हम डिस्कस करके आए। द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कैंसर पेशेंट रिसीविंग कीमोथेरापी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। देखिए, अगर हमारे पास कैंसर पेशेंट है, वो मैं पूरा समझा के आया था उसमें भी डिटेल से, कि हम उसको इन्फेक्शन प्रिवेंशन भी करेंगे, एजुकेट भी करेंगे अबाउट डिजीज एंड मेडिकेशन मैनेजमेंट, अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है कोई, तो वो भी हम मैनेज करेंगे, मगर चेंज ऑफ कीमोथेरापी नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी जो ट्रीटमेंट है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, वो ही कीमोथेरापी है पेशेंट जो है, और दूसरी होती है रेडियोथेरापी। तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, दो किस्म की ट्रीटमेंट कैंसर की करते हैं, रेडियोथेरापी एंड कीमोथेरापी। मैं आपको रिकॉल करवाता चलूं, दो टाइप थी, मेलेग्नेंट और बेनाइन। मेटास्टेसिस, स्प्रेड होना दूसरे टिश्यूज में, वो भी हम न्यू प्लाज्म कैंसर की जो है स्टडी, कैंसर का जो साइंटिफिकली प्रोलीफ्रेशन रेट मीन्स जो सेल होते हैं वो अपने ड्यूरेशन में मैच्योर होते हैं, एक तो वो उसमें हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी, दोनों, सेल की अमाउंट भी डिक्रीज इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, और साइज भी चेंज हो जाएगी। तो दोनों चीजें होते हैं, ये हम सारे डिस्कस करके आए थे, आई ओनली रिकॉल्ड यू। उसके बाद क्वेश्चन 26, लीडिंग काज ऑफ डायरियल डिजीज इज, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, सिर्फ क्वेश्चन का सीन अलग था, कि एक बच्चा हमारे पास आता है, उसको फीवर है, न्यूनेट है, 15 डेज का बच्चा, उसको वो डायरिया है मगर फीवर नहीं है, और डिहाइड्रेशन है, तो उसका काज कौन हो सकता है? तो यहाँ पे लीडिंग काज ऑफ डायरियल डिजीज, देखें, इंटेरोजेनिक श्रीका कोलाई जो है, इशरिका कोलाई के बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, नॉर्मल फ्लोरा भी होता है, मगर ई कोलाई का कॉमन जो है, मोस्ट कॉमनली यूटीआई इन्फेक्शन, ये भी हमारे पास क्वेश्चन आ चुका। सल्मोनेला टाइफाइड, टाइफाइड काज करता है, कैंपेलोबैक्टर, कॉलरा काज करते हैं, मगर जो कॉमन का जस्ट डायरिया का मोस्ट कॉमन का काज जो है, वो है रोटा वायरस। Question number 27. For diagnosis of pulmonary tuberculosis, the sputum of AFB should be examined. इसको भी हम डिटेल डिस्कस करके आए, कि इसकी वैक्सीन कौन सी है, किसने बनाई, कब बनाई, उसके अलावा इसके कितने सैंपल लेना चाहिए, डिस्कस करके आए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि 3 डेज तक हम कौन सा स्पुटम, फर्स्ट वाला, फर्स्ट टाइम में जो मॉर्निंग में हो वो स्पुटम हम देखेंगे, ठीक है। उसकी साइन सिम्टम भी हम देख के आए, परसिस्टेंट कफ हो, स्पुटम प्रोडक्टिव हो, फीवर, हाई ग्रेड फीवर हो, और नाइट टाइम में स्वीटिंग हो, वेट लॉस हो, ये सिम्टम है इसके ट्यूबरक्लोसिस के। सारी चीजें हम डिटेल से डिस्कस करके आए थे, हमारे पास क्वेश्चन। देन हम क्वेश्चन नंबर 28, द चेंज occurring in the disease frequency over the many years is called। अब देखिए ये क्वेश्चन नहीं हुई, चेंज occurring in disease frequency, डिजीज हो, उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आए, या तो उसके टाइम ड्यूरेशन में चेंज आए, या तो उसके केसेस में चेंज आए, कि ज्यादा केस हो रहे हैं कि कम केसेस हो रहे हैं, तो इस किस्म के ट्रेंड को हम क्या कहेंगे? साइक्लिक ट्रेंड,
सीजनल ट्रेंड, सेक्युलर ट्रेंड, नन ऑफ दिस। अब देखिए, साइक्लिक ट्रेंड, डिजीज चेंज इन फ्रीक्वेंसी ओवर मेनी ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल, कुछ साल पहले हमारे पास कोई डिजीज फैली हो और उस डिजीज के 100 केस हो, फिर बाद में कुछ सालों के बाद फिर डिजीज हो, मगर वो थोड़े शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए और उसके केसेस भी कम हो, फिर कभी हो और उसके ज्यादातर केसेस हो और लॉन्ग टर्म तक चले। तो द चेंज अकरिंग इन डिजीज फ्रीक्वेंसी ओवर मेनी ईयर्स इज कॉल्ड साइक्लिक ट्रेंड। देन सीजनल ट्रेंड कौन सा होता है? सीजनल ट्रेंड जो है हमारे यहाँ वो ट्रेंड होता है जिसमें कोई डिजीज किसी स्पेसिफिक सीजन में, गर्मियों में हो, सर्दियों में हो, किसी मखसूस मंथ में, किसी मखसूस सीजन में हो, तो उसी को कहेंगे सीजनल ट्रेंड ऑफ डिजीज। शाकरा नासिर सर, आवाज सही नहीं आ रही। आवाज, आप काइंडली बाकी लोग मुझे बता दें, आप लोगों के पास वॉइस क्लियर है? अगर बाकी लोगों के पास वॉइस क्लियर है तो आप शाकरा, आप अपने माइक और नेटवर्क को थोड़ा देख लें, और अगर और भी लोगों के साथ इशू है तो हम वो देख लें। मगर यहाँ पे मेरे प्रेमिसेस में कोई ऐसा इशू नहीं। हक नवाज ओके, नूर ओके। ओके, आप वॉइस, शाकरा आप काइंडली अपने माइक को या नेटवर्क को देखें। अब हम बात कर रहे थे सीजनल, तो मखसूस किसी सीजन में डिजीज का फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज हो और स्प्रेड हो तो उसे जो है कहेंगे सीजनल। अब हमारे पास तीसरा है सेक्युलर ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड जो है वो डिजीज कोई स्प्रेड हो और प्रोलॉन्ग पीरियड तक चले, यूजुअली ईयर्स तक चले, और ईयर्स के बाद, बहुत सालों बाद उसमें कोई तब्दीली हो या स्प्रेड हो, तो इसे कहते हैं सेक्युलर ट्रेंड, मींस अनस्पेसिफाइड ट्रेंड। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज गिवन बाय द रूट। हम बात करके आए, क्वेश्चन आया था हमारे पास कि कौन से हेपेटाइटिस की वैक्सीन है, तो हमने बताया कि डब्ल्यूएचओ के मुताबिक हेपेटाइटिस ए की भी डेवलप कंट्रीज में वैक्सीन बन चुकी है, मगर हमारे पास नहीं है, हमारे पास जस्ट हेपेटाइटिस बी की है। और इस पे हमने बात की थी सब हेपेटाइटिस जो उसकी रूट ऑफ ट्रांसमिशन के हवाले से भी। देन हमारे पास एक और भी स्पेसिफाइड चीज थी कि हेपेटाइटिस बी जो है वो डीएनए वायरस है, बाकी सारे आरएनए वायरस है। यहाँ पे आया कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है इंट्रामस्कुलर लगती है, इंट्रामस्कुलर। और अब जो है एट द टाइम ऑफ बर्थ हेपेटाइटिस बी, बीसीजी एंड पोलियो ओरल ओपीवी जो है वैक्सीन जो है 3 वैक्सीन से दी जाती हैं। ये भी थोड़ा ध्यान में रख ले। 3 प्रिवेंशन के लिए 3 डोज जो है लगते हैं हेपेटाइटिस बी के हर 28 दिन के बाद, मींस 1 मंथ में। क्वेश्चन नंबर 30, which of following drug can only be given by the intravenous route? कौन सी ड्रग है सिर्फ जो इंट्रावीनस दे सकते हैं, बाकी रूट से नहीं दे सकते? तो हमारे पास है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट इंट्रावीनस के अलावा और डाइल्यूशन के अलावा आप नहीं दे सकते। कैल्शियम ग्लूकोनेट जब कैल्शियम लेवल जो है, जो 8 से 11 तक है, वो कम हो जाए, हाइपोकैल्सीमिया हो जाए पेशेंट को, तो उसमें देते हैं। फिट्स कन्वल्सेंट हो पेशेंट में तो उसमें देते हैं। तो फिट्स और कन्वल्सेंट को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को जो है वो कैल्शियम लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाए, तो उसके लिए देते हैं। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है उसका नॉर्मल वैल्यू भी डिस्कस करके आए थे हम। इसका सिंबल जो है CA से शो करते हैं कैल्शियम को, तो वो भी हम जो है डिस्कस करके आए थे। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट के यहाँ पे है कि हम कहाँ कौन से रूट से, तो जस्ट कैल्शियम ग्लूकोनेट फ्रॉम द फॉलोइंग: मैग्नीशियम सल्फेट हम IM देते हैं, विटामिन D3 ओरल भी देते हैं और इंट्रामस्कुलर भी देते हैं। विटामिन के जो है वो देते हैं हम, इंट्रा मस्कुलर भी देते हैं और इंट्रा वीनस भी देते हैं। तो जस्ट कैल्शियम ग्लूकोनेट है जो हम सिर्फ डाइल्यूटेड एंड इंट्रा वीनस देते हैं, मगर बाकी और किसी रूट से नहीं दे सकते। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज WHO रिकमेंडेड नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ह्यूमन? हमने BMI और कोलेस्ट्रॉल दोनों को डिस्कस किया था कि जब कोलेस्ट्रॉल लेवल
2017 के पेपर में आ चुका है इस पे क्वेश्चन, और 2019 वाले पेपर में भी आई थिंक हमने डिस्कस किया था, या तो फिर ये ऑप्शन था या तो फिर ये क्वेश्चन था। कोलेस्ट्रोल जो है, अच्छा हमारे पास जो कल वाला पेपर था उसमें क्वेश्चन था गुड कोलेस्ट्रोल के लिए। आई थिंक हमारा क्लास खत्म हो गया था, लास्ट दो क्वेश्चन रहते थे उसमें था गुड कोलेस्ट्रोल एंड बैड कोलेस्ट्रोल। तो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। HDL, LDL, VLDL। HDL का मतलब है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। देन LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये जो है बैड कोलेस्ट्रॉल है। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे लिए नुकसानकार है। हमारी बॉडी में वो क्या करते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स का जो ल्यूमन है वहां पे जाकर जम जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, जो ब्लड वेसल का ल्यूमन है वो डिक्रीज करेंगे। उस वजह से क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा, हार्ट डिजीज होंगी। अच्छा, ये हमारे कन्वर्ट कब, इस तरीके से सीनियरों से अगर क्वेश्चन आ सके, ये हमारे कन्वर्ट कब होते हैं? bad cholesterol, all bad cholesterol will converted into good cholesterol, means low density lipoprotein LDL will convert into HDL high density lipoprotein after exercise। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने वाले लोगों में अक्सर बेड कोलेस्ट्रॉल कम होते हैं। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, डू यू नो व्हाट इज सेडेंट्री लाइफ स्टाइल? सेडेंट्री लाइफ स्टाइल वो जो लोग बैठने का काम करते हैं, जो लोग एक्सरसाइज, वॉक और जिस्मानी कसरत, फिजिकल एक्टिविटी का कोई काम नहीं करते, उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसको कहते हैं सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। द सेडेंट्री लाइफ स्टाइल इज मोस्ट prone टू स्ट्रेस, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस। तो रोजाना बेस पे 20 मिनट से 40 मिनट तक एक्सरसाइज करना जिंदगी के लिए लाजमी है, हेल्दी रहने के लिए जहनी और जिस्मानी तौर पे लाजमी है। कोई बंदा अगर ड्यूटी करता है, जॉब करता है, उसमें काम करता है, तो वो एक्सरसाइज में नहीं आता। फटेग होती है उसमें, मगर वो एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज का मतलब होता है कोई काम ना हो और आप इजी होकर फिजिकल एक्टिविटी करें। और दूसरा जो वॉक पे क्वेश्चन फेडरल पे एक टेस्ट में आया था कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर हेल्दी एक्सरसाइज, वॉकिंग। तो वॉकिंग जो है, ब्रिक्स वॉकिंग कहें उसे, चहलकदमी जिसे आप कहते हैं, ब्रिक्स वॉकिंग और वॉकिंग, तो उसमें जो है बेस्ट टाइम जो है वो है सनसेट, सूरज का ग्रूब होना और तुलू होना, दोनों, सनसेट एंड सनराइज, दोनों टाइम जो है स्पेसिफाइड है फॉर बेस्ट हेल्दी वॉक और ब्रिक्स वॉक। दूसरा LDL HDL, कन्वर्जन ऑफ LDL इंटू HDL, फुल फॉर्म भी आ गया आपको। अब ये कोलेस्ट्रॉल जो है, नॉर्मल लेवल हमारी लेस देन 200 ml पर डेसीलीटर, लेस देन 200 से कम हो, 170, 180, 190 हो, मगर 140 से अगर ज्यादा हो तो इट इज हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये हम डिस्कस करके आए थे। ब्लड विच कैन ट्रांसफ्यूज्ड, ब्लड वो जो हम लगाएं पेशेंट को विदाउट क्रॉस मैचिंग, क्रॉस मैच करने के बगैर ही, इन अ पेशेंट विच इज हेमोरेजिक शॉक। एक हमारे पेशेंट आया है और उसको एक्सीडेंट हुआ है, उसका ब्लड ज्यादा बह गया है और हम ER में हैं, तो हम पेशेंट को विदाउट क्रॉस मैच के ब्लड लगाएं।
क्योंकि पेशेंट को हमारी बहुत जल्दी है, हमें जल्दी में ब्लड लगाना है। तो जब हम विदाउट ट्रांसफ्यूज क्रॉस मैच ब्लड लगाएंगे पेशेंट को, तो वो कौन से ग्रुप होना चाहिए, पेशेंट का जो भी ग्रुप हो, हम चेक नहीं कर रहे क्योंकि हमें टाइम लग जाएगा। हमें जल्दी में पेशेंट को हेमोरेजिक शॉक से जो है वो इम्प्रूव करवाना है, तो हम पेशेंट को विदाउट क्रॉस मैचिंग ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप, जैसे हम पढ़ते हैं कि जो यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रिसिपेंट, यूनिवर्सल डोनर में ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, यूनिवर्सल रिसिपेंट, सॉरी, यूनिवर्सल डोनर जो है वो कौन है, आर एच नेगेटिव, ओ नेगेटिव दे सकता है सबको, और ओ ए बी पॉजिटिव सबसे रिसीव कर सकते हैं विदाउट क्रॉस मैच। विदाउट क्रॉस मैच आप ए बी पॉजिटिव वाले को ए पॉजिटिव भी लगा सकते हैं, बी पॉजिटिव भी लगा सकते हैं, जो है को वो रिसीव करेगा। जो ओ नेगेटिव है वो तो आप सबको लगा सकते हैं, और रिसीव जो कर सकता है वो ए बी पॉजिटिव रिसीवर ए बी पॉजिटिव, और जो डोनर ओ नेगेटिव। Which are the following is not a feature of Harner's syndrome? Harner's syndrome जो है वो आई की डिजीज है। हार्नर सिंड्रोम किसकी डिजीज है, आई की है। तो अब यहाँ पे हम देखें मियासिस, मियासिस कंट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल में पढ़ा के आया था, क्वेश्चन था। पिटोसिस, पिटोसिस में ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, आईलिड जो है वो ड्रूप हो जाता है, गिर जाता है। उसके अलावा हाइड्रोनेफ्रोसिस, आर्थराइटिस। अब मोस्ट जो हार्नर सिंड्रोम है उसमें 3 और मोर देन 3 जो है वो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो आर्थराइटिस जो है वो टोटली इससे अलग है, नॉट अ फीचर ऑफ हाइड्रा। आर्थराइटिस मीन्स ज्वाइंट पेन, ज्वाइंट इन्फ्लामेशन। अब देखें पिटोसिस, पिटोसिस में अपर आई लिड जो है वो ड्रूप हो जाता है, गिर जाता है आंख के ऊपर, तो उस कंडीशन को कहते हैं पिटोसिस। मायोजेनिक भी हो सकता है, वो मीन्स मसल जो है वो वीक हो जाए, मसल का कोई इशू हो, मसल का डैमेज हो, ट्रामा हो, कटा गया हो। न्यूरोजेनिक, नर्व कट हो जाए, नर्व का डैमेज हो जाए, उसकी वजह से हो सकता है। ओपोन्यूरोटिक, नर्व से मैकेनिकल ट्रॉमा की वजह से, मतलब इसके डिफरेंट काजेस। देन हम देखें हार्नर सिंड्रोम में, हार्नर सिंड्रोम में पार्शियल पिटोसिस भी होता है, मींस ड्रूपिंग ऑफ, फॉलिंग ऑफ अपर आईलिड। मियासिस, मियासिस का मतलब है कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल, आंख का छोटा हो जाना, करीब की नजर जो है वो कम और दूर की सही होगी। फेशियल एनहाइड्रोसिस, एक्चुअली जो ऑप्शन सी है वो होना चाहिए था एनहाइड्रोसिस, मगर हाइड्रोनेफ्रोसिस जो है उन्होंने दे दिया था। तो ये कभी कभी जब क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें उनकी एरर हो जाती है। तो उसमें इसमें 3 मेन कंडीशन होती हैं हार्नर सिंड्रोम में। नंबर 1 मियोसिस, नंबर 2 जो है पिटोसिस, नंबर 3 जो है एनहाइड्रोसिस। एनहाइड्रोसिस का मतलब है कि आंख का जो पानी है वो कम पड़ जाए। तो 3 जो है वो मेन जो है इसके कंडीशंस होती हैं हार्नर सिंड्रोम में। हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रो में पढ़ा के आया था प्रीफिक्स सफिक्स में, हाइड्रो मींस वाटर, एक्वा, नेफ्रोसिस मींस नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से रिलेटेड कोई चीज है। हाइड्रोनेफ्रोसिस मींस वाटर जो है वो फिल हो जाए, या पस फिल हो जाए किसमें, नेफ्रॉन्स में, किडनी में, तो उस कंडीशन को, और वो यूरिन जब रिटेन हो जाता है हमारा पेल्विक ऑफ द किडनी, तो उस कंडीशन को भी हाइड्रोनेफ्रोसिस कहा जाता है। तो मोस्टली रिलेवेंट जो है आर्थराइटिस है, और 3 कंडीशन है इसमें हार्नर सिंड्रोम में। मियासिस मींस कंस्ट्रक्शन ऑफ आई, और पिटोसिस मींस ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, देन एन hydrosis means loss of sweating or loss of water, that is called anhydrosis. Question number 34, the time from receiving the infection to the onset of infectiousness. Example, ability to transmit infection. Ability to transmit infection
अब देखें यहाँ पे चार जो है वो पीरियड दिए हुए हैं। नंबर 1 लेटेंसी पीरियड, नंबर 2 विंडो पीरियड, नंबर 3 इंक्यूबेशन पीरियड, नंबर 4 इन्फेक्टिव पीरियड। अब नंबर फर्स्ट में ये एपिडेमोलॉजी से रिलेटेड है कि डिजीज का स्प्रेड, स्प्रेड ना होना, जाहिर ना होना क्या होते हैं। तो फर्स्ट में हम देखते हैं कि लेटेंट पीरियड और लेटेंसी में क्या होता है। इसमें लेटेंसी पीरियड में क्या होता है कि टाइम इंटरवल बिटवीन व्हेन इंडिविजुअल और होस्ट इन्फेक्टेड बाय पैथोजन एंड व्हेन दैट इंडिविजुअल बिकम infectious, capable of transmitting pathogen to other susceptible individual। एक बंदा है जिसके अंदर जो है वो सिम्टम्स मौजूद हैं, दूसरा बंदा है जो भी उस इन्फेक्शन से प्रॉन हो चुका है, और इस पीरियड को कहेंगे पीरियड ऑफ लेटेंट और लेटेंसी पीरियड। The time that passes between being exposed to something that can cause disease। आप ऐसे एरिया में, ऐसे लोगों से, ऐसी चीज से आपका एक्सपोजर हुआ है, आप करीब आए हैं जिससे खदशा है कि आपके अंदर डिजीज जो है ट्रांसमिट हो सकती है। दूसरा है विंडो पीरियड। विंडो पीरियड में क्या होता है, आप एक्सपोज हुए, फॉर एग्जाम्पल HIV का एग्जाम्पल ले ले। HIV वाले पेशेंट की आपको प्रिक हो गई। अब प्रिक होने के बाद आपके अंदर एंटीबॉडी नहीं बनी, आपने जाकर जो है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा ली, HIV की स्क्रीनिंग करवा ली, मगर आप में वो नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं आई। तो इस बिटवीन द पीरियड, उसके बाद आपने कुछ जो है टाइम छोड़ दिया, उसके बाद 3 मंथ के बाद आपने डायग्नोस्टिक स्क्रीनिंग टेस्ट करवाई तो वो पॉजिटिव आई। तो पीरियड जिसमें आपको इन्फेक्शन वाला एक्सपोज हुआ, आपको इंजेक्शन या कोई प्रिक हुआ, या ब्लड से जो है आपका कांटेक्ट हुआ, या ऐसे बंदे से आपका कांटेक्ट हुआ जिसको HIV थी, और उसके बाद जिस पीरियड तक उसकी एंटीबॉडी बने, जब तक, उस पीरियड को कहेंगे विंडो पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड तो हमें पता है, किसी भी बंदे को जब वो इन्फेक्शन की साइन सिम्टम जो है वो डेवलप हो, जब तक उसको इन्फेक्शन लगने के बाद, और वो ट्रांसमिट कर सकता है और लोगों में इन्फेक्शन, दैट द पीरियड इज नोन एज इन्फेक्शन इंक्यूबेशन पीरियड। क्वेश्चन नंबर 35 में फॉलोइंग विटामिन आर एब्जॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो विटामिन एब्जॉर्ब होती हैं। फॉलोइंग विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, एंड देन द ऑप्शन इज एक्सेप्ट विटामिन B12। विटामिन जो हमारी ड्यूटेनम में एब्जॉर्ब होती हैं वो विटामिन A, D, E हमारी इंटेस्टाइन में, और विटामिन B12 जो है हमारी एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है, वो इलियम में भी होती है, मगर वो ज्यादा हमारे स्टमक से लेकर वो एब्जॉर्प्शन उसकी स्टार्ट हो जाती है। जुजुनम में हमारी एब्जॉर्प्शन होती है प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, विटामिन और मिनरल की। इलियम में फूड पास हो जाता है कोलान की तरफ। और ज्यादातर जो है विटामिन B12 हमारी गट्स, इंटेस्टाइनल गट्स में भी जो है एब्जॉर्ब होती हैं, कोलान्स में और इंटेस्टाइनल गट्स में। तो विटामिन A, D, C जो है वो हमारी जुजिनम में ऑलमोस्ट और जुजिनम में डिजॉल्व, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है स्पुटम स्पेसिमेन। ये भी हम देख के आए, मगर यहाँ पे कि अनकॉन्शियस पेशेंट है, वो कफ अप नहीं कर सकता, तो हम ट्रेकियल स्वाब लेते हैं उस पेशेंट का। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि एक पॉपुलेशन है जिसमें 2000 लोग रहते हैं, उसमें से 20 लोग जो हैं वो पॉजिटिव हैं, 5 लोग उसमें डाइड हो गए, तो 1% उसका टोटल पॉपुलेशन का 1% जो है वो फेटलिटी, मौत का शिकार होगा। 2000 से 5 लोग हो जाए तो वो ये बनेगा 1%। देन हमारे पास